अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विजनरी एजुकेटर्स के साथ मैं हूं अदनान। आज एक और वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एजेंसी प्रॉब्लम। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने इसी के रिलेटेड डिस्कस किया था वो था फाइनेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके डिसीजंस और गोल क्या है, उस डिसीजंस का और परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, ये चीज़ हमने देखी थी। आज हम देखेंगे एजेंसी प्रॉब्लम क्या चीज़ है। एजेंसी प्रॉब्लम को समझने से पहले एजेंसी रिलेशनशिप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एजेंसी रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम्स आती हैं। वो अगर हम एक बिजनेस में बात करें तो जब दो बिजनेसेस आपस में वर्क कर रहे हों तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। तो अभी हम जो ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ये एक ही कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, किसकी वजह से एजेंसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब एजेंसी रिलेशनशिप क्या है कि सबसे पहले मैं कंपनी के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूँ और आपको डिटेल बताता हूँ कि एजेंसी रिलेशनशिप है क्या और क्रिएट कैसे होता है। तो यहाँ पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी कोई बंदा कंपनी स्टार्ट करता है, सपोज कि आप या मैं कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लिस्टेड कंपनीज कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया। जो ही लिस्टेड हो गई तो हमने शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, आईपीओ जिसे कहते हैं। तो लोग, जनरल पब्लिक उसको आ जाएंगे, परचेज करेंगे, वो ओनर्स बन जाएंगे, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट की। जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसी हद तक वो उस कंपनी के ओनर हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने परचेज किए शेयर्स, वही ओनर्स हैं, तो कंपनी में हमारा स्टेक क्या है? हमने तो कुछ नहीं परचेज किया हुआ, तो हमारा तो कंपनी हमारी कैसे हुई? हमने स्टार्ट की है तो इसका बेहतरीन आंसर ये है कि जो भी कंपनी स्टार्ट करता है वो सबसे पहले कंपनी के 50% शेयर, मतलब मेजॉरिटी शेयर्स की खुद परचेज कर लेते हैं। अगर कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं तो वो क्या करेगा कि 51,000 या फिर 50,001 शेयर या 50,002 शेयर, मतलब 50% से ज़्यादा वो खुद परचेज करके रख देगा। क्योंकि जब वो 50% से ज़्यादा परचेज कर देगा तो कंपनी का ऑनर वही है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास डिसीजन पावर ज़्यादा होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब सिलेक्ट होते हैं तो मेजॉरिटी का डिसीजन लिया जाता है ना, देखा जाता है। तो मेजॉरिटी शेयर्स उसी के पास है तो उसको अकेले का डिसीजन बाकी सबके डिसीजन पे भारी होगा। तो इसलिए जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले शेयर्स खुद परचेज कर लेता है, मेजॉरिटी शेयर्स की। तो अब चलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप की तरफ। तो जब कंपनी कोई स्टार्ट होती है तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो शेयर परचेज करते हैं, मतलब परचेज करते हैं तभी वो शेयर होल्डर बनते हैं ना, तो ओनर्स हो गए। तो वो क्या करते हैं कि खुद तो काम नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखें तो उसके जो शेयर्स हैं वो कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, वो तो दूर दूर तक मैनेजमेंट का कोई काम ही नहीं कर रहा। तो वो फिर ये काम होता कैसे है? वो अपने बिहाफ पे कुछ बंदे रखते हैं, वहां पे जो ओनर्स होते हैं वो अपने बिहाफ पे कुछ बंदे रखते हैं, वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं। अभी शेयर होल्डर्स जो होते हैं एजेंसी रिलेशनशिप में, हमेशा शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर के नाम से नहीं पुकारा जाता, प्रिंसिपल के नाम से पुकारा जाता है। शेयर होल्डर्स हमारे यहाँ क्या होते हैं? प्रिंसिपल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिंसिपल्स कौन है कंपनी में, तो प्रिंसिपल हमेशा शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, जिन्होंने शेयर परचेज किए हुए। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है कि जो उन्होंने अपने बिहाफ पे लोग रखे हुए काम करने के लिए, वो कौन होते हैं? वो एजेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट। ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात की मैंने। अपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है या फ्रंट लाइन मैनेजर्स भी कहा जाता है, फिर मिडिल लेवल आ जाती है, फिर टॉप लेवल आ जाता है मैनेजमेंट का। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है। डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है एजेंट्स, क्योंकि उनके एजेंट्स होते हैं। ये अपनी इस सर्विसेज के अगेंस्ट, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये अपना पैसा तो नहीं लगा रहे एजेंट्स, तो ये अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट कमीशन रिसीव करते हैं। अब इनकी सर्विसेज क्या होती हैं? हमने पीछे क्या पढ़ा था? जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें हमने पढ़ा था कि जो 3 डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उसका एक गोल होता है, और गोल ऑफ फर्म जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब इसमें भी यही काम होता है। इसमें जो एजेंट्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। शेयर होल्डर्स उनको रखते ही इसीलिए, एजेंट बनाते ही इसीलिए ताकि वो आप हमारे बिहाफ पे काम करें और हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम करें। तो ये एक रिलेशनशिप क्रिएट बन जाता है बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स। यहाँ पे फिर मैं ब्रीफली बता दूं कि एजेंसी रिलेशनशिप बनता है प्रिंसिपल्स और एजेंट्स के दरमियान। प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर होल्डर्स। और एजेंट्स कौन से होते हैं? जो उनके बिहाफ पे अपॉइंट हुए हैं, जिनको कमीशन दिया जाता है उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट, जो काम करते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो ये होता है एजेंसी रिलेशनशिप। अब इस जब एजेंसी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आ जाता है बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स, वो होता है हमारा एजेंसी प्रॉब्लम होती है हमारी। ठीक है, कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स और एजेंट्स के दरमियान, इसको कहा जाता है एजेंसी प्रॉब्लम। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन तीन मेन हेड्स जो हैं वो इसके तीन मेन हेड्स हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता क्यों है। उसके अंदर मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, मतलब कि जैसे हमारी मेन हेडिंग होती है उसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, मुख्तलिफ सब हेडिंग होती हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह है कि मेन तीन कैटेगरीज हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता किन के दरमियान है। ठीक है, होते प्रिंसिपल एंड एजेंट्स ही हैं, लेकिन आता क्यों है उनकी तीन मेन कैटेगरीज हैं, उसको मजीद सब डिवाइड किया गया है। तो अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये अब मैंने कहा कि तीन किस्म के या तीन मेन कैटेगरीज, या मैं कह सकता हूँ कि तीन मेन हेडिंग्स हैं एजेंसी प्रॉब्लम की, मतलब तीन मेन तरह के एजेंसी प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स। अब प्रिंसिपल एजेंट्स का मैंने पूरा कंसेप्ट दे चुका हूँ, होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। जो सेकंड है वो है बॉन्ड होल्डर वर्सेज शेयर होल्डर। अब बॉन्ड होल्डर्स कौन से होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, ये भी मैं डिटेल बताऊंगा। जो थर्ड रीजन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की या फिर एजेंसी प्रॉब्लम, तीसरी किस्म की जो है वो है शेयर होल्डर वर्सेज शेयर होल्डर। ये भी मैं डिटेल डिस्क्राइब करूंगा कि शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में आपस में कैसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ये तीन किस्म की मेन एजेंसी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ, जो काफी हद तक मैं पहले डिस्क्राइब कर भी चुका हूँ, वो है प्रिंसिपल्स और एजेंट्स के दरमियान। अगर हम अपने माइंड में रिव्यू करें दोबारा वो एजेंसी रिलेशनशिप, वो क्या था, वो ये था कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ओनर्स हैं, लेकिन अपने बिहाफ पे काम करने के लिए वो एजेंट्स को हायर करते हैं, वो मैनेजमेंट को रखते हैं, डायरेक्टर्स को रखते हैं और उनको वो कमीशन देते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पे काम करें। उनके बिहाफ पे क्या काम करना है, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम करना है, यही रीजन होती है। तो अब उनकी ड्यूटी यही है कि वो किसके इंटरेस्ट में काम करें, एजेंट्स किसके इंटरेस्ट में काम करें, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम करें, जो प्रिंसिपल्स हैं उनके इंटरेस्ट में काम करें। लेकिन बाज़ टाइम क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 50 बिलियन का रिटर्न जनरेट होगा। सपोज करते हैं हम 50 बिलियन का रिटर्न जनरेट हो रहा है। अगर वो ऑप्शन बी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 45 बिलियन का रिटर्न जनरेट हो रहा है। उनके पास दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए से 50 बिलियन डॉलर का वो रिटर्न जनरेट करेंगे, लेकिन ऑप्शन बी से वो 50 बिलियन का रिटर्न जनरेट करेंगे। अब उनके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जो बेस्ट इंटरेस्ट होगी वो कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें 50 बिलियन आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी से 45 बिलियन आ रहा है, तो प्रायोरिटी तो 50 बिलियन को देनी चाहिए ना, क्योंकि ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन क्या करते हैं मैनेजर्स, वो ये करते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो प्रोजेक्ट किसका है, वो उनके रिश्तेदारों का या किसी दोस्त का है। जब रिश्तेदार या किसी दोस्त का है, वो अपने रिश्तेदारों को फायदा देने के लिए कंपनी का सारा पैसा जाकर ऑप्शन बी में लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एज अ रिजल्ट जो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगी, जितना पैसा वो कमा सकते थे उतना नहीं कमा सकेंगे। किस वजह से कि इंटरेस्ट में चेंज आ गया है। हालांकि उनको किस लिए रखा गया एजेंट्स को, वो इसलिए रखा गया ताकि वो ओनर्स के इंटरेस्ट में काम करें, प्रिंसिपल्स के इंटरेस्ट में काम करें, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम करें, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को फायदा देने के लिए ऑप्शन बी में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हो रही। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। क्यों इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ओनर्स क्या कह रहे हैं कि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करें और उसके लिए आपको प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो जाके बी में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि रिश्तेदार बैठे हुए, रिश्तेदारों को फायदा मिलेगा, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं वो। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। एक ये रीजन हो सकती है, मुख्तलिफ और रीजन भी हो सकती हैं। इसमें बाज टाइम कैपिटल स्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा इशू आ जाता है, लेकिन वो बेहतर यही है कि वो टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं डिस्कस करूं ताकि उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कैपिटल स्ट्रक्चर का मोटा मोटा मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि बाज टाइम ये होता है कि जो बेस्ट इंटरेस्ट होती है वो ये होती है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को डालें। जैसे हमने फाइनेंसिंग साइड पढ़ी थी पहले अपने लेक्चर में, वो कहते हैं कि आप डेट को डालें। डेट से क्या होगा कि खतरा होगा, इससे कि डिफॉल्ट होने का खतरा होगा अगर वक्त पे हमने रिटर्न जनरेट ना किया। तो अगर कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो उससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स होंगे वो तो डूबेंगे, साथ में मैनेजर्स जो होते हैं जो कमीशन ले रहे हैं उनकी जॉब भी जाएगी। कंपनी नहीं रही, उनकी जॉब कौन सी रहेगी, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर वो। तो फिर इसलिए शेयर होल्डर्स कहते हैं कि डेट डालो कैपिटल स्ट्रक्चर में ताकि आप लोग अच्छे से काम कर सकें। लेकिन जो शेयर होल्डर्स जो होते हैं मैनेजर्स, वो कहते हैं कि नहीं डेट नहीं डालो, आप सारा इक्विटी से पैसा लाओ। तो वो अलग टॉपिक है, बहुत डिटेल में आ जाएगा। जो एडवांस लेवल का स्टडी करना चाहते हैं अभी से, तो वो इस चीज़ को पिक कर लेंगे। तो अगर नहीं तो मैं ये जब कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें ये इन डेप्थ में ये बताऊंगा कि एजेंसी प्रॉब्लम जो मैनेजर्स और जो एजेंट्स और प्रिंसिपल्स के दरमियान जो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से क्यों है।
अब ये तो मैंने एक रीज़न बताई ना कि इन्वेस्टमेंट ए इन्वेस्टमेंट बी, दो प्रोजेक्ट्स हैं, उस वजह से एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है प्रिंसिपल्स और एजेंट्स के दरमियान। अब ये रीजंस और भी बहुत सी हो सकती हैं, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर की मैंने बताई, इसमें भी हो सकती हैं। कैपिटल बजटिंग में, ये अभी जो मैं रीज़न बता रहा हूँ ये कैपिटल बजटिंग है ना। कैपिटल बजटिंग क्या होती है कि ये हमें बताया जाता है, जो दूसरा हमने डिसीजन पढ़ा था इन्वेस्टिंग डिसीजन, ये इन्वेस्टिंग डिसीजन का ये ऑप्शन होता है जब कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर में भी ये डिसीजन आ जाते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, ये कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आते हैं, कैपिटल बजटिंग में भी आते हैं, और लास्ट जो तीसरा डिसीजन था हमारा एसेट मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट्स। अब रीजंस डिफरेंट हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट किनके दरमियान आ रहा है, प्रिंसिपल और एजेंट्स के दरमियान आ रहा है, लेकिन रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसलिए जो पहला हमारी मेन हेडिंग है वो है एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट्स। तो अब रीजन डिफरेंट हो सकती हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की, एक मैंने बताई, दूसरा मैंने ओवरव्यू दे दी कैपिटल स्ट्रक्चर की हो सकती है, फिर कैपिटल बजटिंग की भी, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी कैपिटल बजटिंग की थी, ठीक है। इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग में, तो उससे आप इसको लिंक करके आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपका ये कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए इनफ है, इसमें आपको मजीद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी किसी भी स्टेज पे। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो है बॉन्ड होल्डर वर्सेज शेयर होल्डर। अब बॉन्ड होल्डर कौन से होते हैं और शेयर होल्डर कौन से होते हैं। शेयर होल्डर का तो पता है ना सबको कि शेयर होल्डर वो होते हैं जो शेयर्स कंपनी के परचेज करते हैं। कंपनी के शेयर्स क्यों परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी होती है उन्होंने, तो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो शेयर्स परचेज करते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं। अब एक और होते हैं बॉन्ड होल्डर। सबसे पहले बता दूं बॉन्ड होते क्या हैं। कंपनी जब डेट लेती है ना, कंपनी जब कर्जा लेती है तो वो क्या करती है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है। अब जो मोस्टली या फिर हम कह सकते हैं कॉमनली जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, एक तो है बॉन्ड, दूसरा है डिबेंचर। कंपनी या बॉन्ड इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है डेट के थ्रू पैसा राइज करने के लिए। तो अब जो इस स्टेज में जो बॉन्ड होल्डर भी आ सकता है, डिबेंचर होल्डर वर्सेस शेयर होल्डर भी आ सकता है। तो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर है तो बॉन्ड होल्डर भी आप कह सकते हैं। तो अब कंपनी ने जब बॉन्ड इशू किया तो बॉन्ड जिसने परचेज किया वो बॉन्ड होल्डर होता है, ठीक है। उसने कंपनी को पैसा एज अ कर्जे की सूरत में दिया है। तो अब कर्जा जो देते हैं वो लॉस नहीं शेयर करते, उनको बस अपने फिक्स टाइम पे इंटरेस्ट चाहिए होती है। लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को शेयर करते हैं। तो अब बॉन्ड होल्डर और शेयर होल्डर के दरमियान कैसे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो इसकी एक रीजन मैं बता देता हूँ कि बास टाइम ये होता है ना कि कंपनी के पास जो है अपने एक्सपेंसेस को या किसी वजह से उसको कर्जे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब कंपनी को कर्जे की जरूरत पड़ गई, तो जब कर्जे की जरूरत पड़ी तो वो क्या करेगी, अब जब डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं तो उसके अगेंस्ट मीन्स कि वो पैसा आता है उनके पास, वो कर्जा लेते हैं। तो अब इस कर्जे की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। कैसे, तो इसको मैं पूरी आपको स्टोरी समझाता हूँ कि ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कि सपोज के एक कंपनी है, उसमें मैनेजर्स बैठे हुए, उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। उन्होंने जब परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो उससे क्या होगा, कंपनी रिटर्न नहीं जनरेट करेगी। जब कंपनी का रिटर्न नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, तो वो अपने जो ओनर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि कंपनी में जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर बेचने की कोशिश करेंगे। जब स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के सारे लोग वो शेयर बेचने की सूरत में आ जाए, सप्लाई बढ़ जाती है लेकिन डिमांड उसकी होती ही नहीं है। जब डिमांड गिर गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा, स्टॉक की प्राइस मतलब शेयर की प्राइस डाउन हो जाएगी। तो शेयर की प्राइस डाउन हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा डाउन होगी, तो वो जो मैनेजर्स है उनकी जॉब जाने का खतरा भी होता है। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैनेजर्स कि यार हमने किसी तरह डिविडेंड तो देना ही देना है, बेशक थोड़ा दें लेकिन देना है। तो उनके पास पैसा है ही नहीं, तो फिर वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं। हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ जगह ऐसा होता है। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट हमेशा तो नहीं क्रिएट होता ना, कभी कभार क्रिएट होता है। लेकिन एक रीजन ये भी है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की, तो वो जो क्रिएट हो सकती है सिचुएशन वो यहाँ पे बताई जा रही है। तो अब जब यहाँ पे उन्होंने इस बेस पे ले लिया डेट, और डेट से पैसा लेके उन्होंने सारा पैसा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि उनकी स्टॉक की प्राइस मार्केट में ना गिरे। अब जब उन्होंने ये काम कर दिया, लेकिन जो डेट देने वाले हैं वो भी तो कोई इंस्टीट्यूशन ही बैठे हुए हैं ना, तो उनका ये मकसद तो नहीं होता कि आप उनसे पैसा लें और जाके डेट इंस्ट्रूमेंट्स डेट से पैसा आप राइज करें और जाके अपने शेयर होल्डर्स को देते रहें, डिविडेंड देते रहें। उनका मकसद क्या होता है कि आप ये पैसा जो हमसे ले रहे हैं इससे किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें, इससे रेवेन्यू जनरेट करें, ताकि आप हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी हमें रीपे कर सकें, और साथ ही साथ वो क्या कर सकें कि जो इंटरेस्ट अमाउंट इस पे बन रही है वो भी हमें आप पे बैक कर सकें। क्यों, वो अपनी जो उनकी भी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट जो पैसा दे रहे हैं वो भी तो अपने मनी को सिक्योर करना चाह रहे हैं ना, ताकि हमें अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वापस मिल सके। तो इसलिए वो ये चीज़ अश्योर करते हैं कि आप ये पैसा किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही इन्वेस्ट करें, जैसे कि IMF पाकिस्तान पे कर रहा है कि किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप इन्वेस्ट करें। तो अब मैनेजर्स ये काम नहीं करते, वो करते हैं कि हम डिविडेंड देंगे।
तो वो क्या करते हैं कि फिर पैसा डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। तो अब ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कि डेट वालों का जो डेट दे रहे हैं, डेट होल्डर हैं या बॉन्ड होल्डर्स हैं, वो किसी और मकसद से पैसा दे रहे हैं, उनका इंटरेस्ट अलग है, और जो मैनेजर्स हैं उनकी कोई इंटरेस्ट अलग है। तो दोनों की इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इसको भी एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है। तो ये सेकेंड एजेंसी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे डिस्कस की गई है। अब थर्ड है जो एजेंसी प्रॉब्लम है, वो है शेयर होल्डर वर्सेज शेयर होल्डर। अब इसको समझने के लिए मैं पहले बता दूं कि शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मनी मेकर्स, दूसरे दो होते हैं ब्लॉक होल्डर्स। मनी मेकर्स कौन से होते हैं? ये जनरली लोकल हम कह सकते हैं लो लेवल इनकम के लोग होते हैं, मतलब लोअर लेवल लोग होते हैं। एक होते हैं ना मिडिल क्लास होती है, फिर लोअर क्लास होती है, ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास में आते हैं ये लोग। ये पैसा अपना शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि इनको मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद या 6 महीने के बाद डिविडेंड मिलता रहे, उससे अपने खर्चे मैनेज करें। तो उनको फिर क्या चाहिए होता है? 3-3 माह के बाद या 6-6 माह के बाद डिविडेंड मस्ट होता है। इनको कहते हैं मनी मेकर्स, जो पैसा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको वक्तन वक्तन डिविडेंड मिलता रहे और अपनी लिविंग्स उससे वो मैनेज कर सकें। तो इसलिए वो होते हैं मनी मेकर्स। तो अब जो दूसरे होते हैं ब्लॉक होल्डर्स, वो ये होते हैं हायर इनकम पीपल होते हैं। इनको डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं होता। वो ये कहते हैं कि आप क्या करें कि ये जो पैसा जितना भी डिविडेंड की सूरत में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ये आप हमें डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ये पैसा आप री इन्वेस्ट करें, मजीद रिटर्न जनरेट करें, ताकि उनकी स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हो मार्केट में। क्योंकि आपको पता होगा ना कि रिटर्न किस चीज पे डिपेंड होता है। रिटर्न दो चीजों से बनता है, एक तो डिविडेंड मतलब जो अर्निंग हुई है उससे, दूसरी प्राइस एप्रिसिएशन। तो जो मनी मेकर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं कि आप हमें ये डिविडेंड दें, लेकिन जो ब्लॉक होल्डर्स है वो कहते हैं कि आप प्राइस एप्रिशिएट करें, प्राइस एप्रिसिएशन हो, क्योंकि उनकी लिविंग्स तो इससे हो नहीं रही होती, उनके और बहुत बिजनेस होते हैं और बहुत काम होते हैं, वहां से उनके खर्चे मैनेज हो रहे होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस सारे मैनेज हो रहे होते हैं। यहां से वो सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं, अपने चाहते हैं कि स्टॉक की प्राइसेस में इंक्रीज करें। अब जो शेयर होल्डर्स है उसमें मनी मेकर्स भी बैठे हुए हैं, उसमें ब्लॉक होल्डर्स भी बैठे हुए हैं। अब दोनों ओनर्स हैं, मनी मेकर्स भी ओनर्स हैं कंपनी के, स्टॉक होल्डर भी, बॉन्ड होल्डर भी, ब्लॉक होल्डर्स और मनी मेकर्स दोनों जो हैं ओनर्स हैं। अब दोनों ओनर हैं तो दोनों की इंटरेस्ट पे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों जो ओनर हैं उनका आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। मनी मेकर्स अलग कुछ कह रहे हैं और ब्लॉक होल्डर्स अलग कुछ कह रहे हैं, तो उस वजह से एक और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हमने डिस्कस किए। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है प्रिंसिपल और एजेंट्स के दरमियान, दूसरा बॉन्ड होल्डर और शेयर होल्डर के दरमियान, और थर्ड वन जो तीसरा हमारा है एजेंसी प्रॉब्लम, वो है शेयर होल्डर वर्सेज शेयर होल्डर। मतलब कि एजेंसी प्रॉब्लम जो थर्ड आ रहा है वो आ रहा है मनी मेकर्स और ब्लॉक होल्डर्स की वजह से। तो ये 3 किस्म के मेन हमारे पास एजेंसी प्रॉब्लम्स है। अब इन तीनों में जो इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट आ रहा है वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली आता है वो यही आता है। अब इसमें एक और चीज टर्म यूज होती है, वो है एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है, मिनिमाइज करती है, वो होती है एजेंसी कॉस्ट। नॉर्मली कमीशन को या फिर डिविडेंड को जो होता है ये बेस्ट माना जाता है एजेंसी कॉस्ट। ये डिफरेंट ऑफिस के नज़दीक डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली डिविडेंड बेस्ट एजेंसी कॉस्ट बताई जाती है। वो किस लिए? क्योंकि देखें कि पहले कॉन्फ्लिक्ट की जो बात करें, एजेंसी प्रॉब्लम जो पहला हमने पढ़ा था वो कौन सा था? वो था प्रिंसिपल और एजेंट्स। उसमें क्या था कि डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे, ठीक है, या फिर जब किसी गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न को कम जनरेट होगा, तो वो कहते हैं कि आप डिविडेंड वक्तन देते रहें, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है रिड्यूस होता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट इतना क्रिएट नहीं होगा, काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। ये एजेंसी कॉस्ट जो है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली जो ऑथर्स के नज़दीक जो बेस्ट है वो यही है कि ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। तो इस चीज़ पर स्टार्ट से फोकस करना चाहिए ताकि एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही ना हो। अब एक और चीज़ दूसरा जो हमने पढ़ा कि ब्लॉक होल्डर्स और मनी मेकर्स के दरमियान भी आता है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा कि आप वक्तन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, बेशक ज़्यादा ना करें, थोड़ा करते रहें, ताकि जो मनी होल्डर्स हैं, मनी मेकर्स हैं, वो भी सेटिस्फाई रहें, ब्लॉक होल्डर्स भी सेटिस्फाई रहें। फिर जो एक और हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था कि ब्लॉक होल्डर्स बॉन्ड होल्डर्स और शेयर होल्डर के दरमियान। तो बॉन्ड होल्डर और शेयर होल्डर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए भी एजेंसी जो कॉस्ट है डिविडेंड को रिड्यूस किया जा सकता है कि जब उनको डिविडेंड वक्तन मिलता रहेगा थोड़ा बहुत, तो जो है जैसे आजकल जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो इशू करती हैं कंपनी, जो परचेज करती हैं, वो भी ये कंडीशन रखती हैं कि आप हमारी जो लोन की अमाउंट है उसमें से 20% आप डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन 80% आपको कहीं इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। पूरी अमाउंट आप डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये चीज़ भी उन्होंने मेंशन की होती है अपने एग्रीमेंट में। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप 20% में से डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन ये जो एजेंसी कास्ट है ना, इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या हार्ड एंड फास्ट कोई एक टर्म नहीं बताई गई कि यही आप यूज़ करेंगे, यही
हमारी एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देगी, यही एजेंसी कॉस्ट है। लेकिन नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि डिविडेंड बेस्ट। होपफुली सबके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कोई भी किसी भी टाइम में से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस वीडियो के एंड पे और डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया गया है। एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इन तमाम टॉपिक्स के मेरे पास रिटन नोट्स भी मौजूद हैं, अगर किसी को वो भी चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।